बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आदिल शहीर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और ज़िंदगी के हर गुज़रते हुए लम्हे में अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा कर रहे होंगे। पॉलिटिकल साइंस का जो अगला टॉपिक है फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट की अगर सिंपल तरीके से हम बात करें या दो तीन अल्फाज में अगर हम इसको या दो तीन सेंटेंसेस में इसको समझने की कोशिश करें तो जो फेडरल गवर्नमेंट होती है ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के अपोजिट होती है यानी कि बल्कि कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं उसके साथ इसकी। तो होता क्या है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है उसमें भी सेनेट होती है, उसमें लेजिस्लेचर भी होता है, उसमें एग्जेक्टिव भी होता है, जुडिशरी भी होती है। फेडरल गवर्नमेंट में भी ये सारे की सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट में ये होता है कि जो इख्तियारात होते हैं मोस्टली वो प्रेसिडेंट के हाथ में ज़्यादा चले जाते हैं। फेडरल गवर्नमेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं होता, ठीक है, जबकि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर प्राइम मिनिस्टर होता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो प्रेसिडेंट होता है वो सिर्फ यानी कि मतलब ऐसा शेर होता है कि जिसके दांत कोई नहीं होते, जबकि प्रेसिडेंट सिस्टम में जो प्रेसिडेंट होता है वो वाक़तन ऐसा शेर होता है जिसके दांत भी होते हैं और जब वो काटता है तो मतलब दर्द भी होता है। मिसाल के तौर पर यानी कि समझाने का मतलब ये है कि उसके पास इख्तियारात भी बहुत ज़्यादा होते हैं और उसकी जो एग्जेक्टिव काबीना होती है वो उनको अपनी मर्ज़ी से चूज़ करता है, जिसको चाहे निकाल सकता है, ना वो लेजिस्लेचर के आगे जवाबदेह होता है, ठीक है, अपनी पॉलिसियाँ खुद बना सकता है, ठीक है। ये था सारे के सारे इख्तियारात उसके पास होती हैं। फेडरल गवर्नमेंट इज़ अ डेमोक्रेटिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, ठीक है, इन्वॉल्व्स द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है कि जिसमें दो किस्म की गवर्नमेंट्स होती हैं, एक फेडरल लेवल के ऊपर और एक लोकल लेवल के ऊपर। लोकल लेवल के ऊपर इसलिए हम कह सकते हैं यानी कि फेडरल लेवल हमेशा वहाँ पे बनता है जहाँ पर एक से ज़्यादा यूनिट्स जो हैं वो आपस में यूनाइट होकर एक यूनिटी रिफॉर्म की गवर्नमेंट बना लें, ठीक है। अब लेकिन इसमें ये होता है कि मोस्टली जो एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात होते हैं वो यूनिट्स के अपने पास ही होते हैं, ठीक है, यानी कि जो भी फेडरेटिंग यूनिट्स मतलब उसके साथ मिलकर एक फेडरेशन बनाते हैं। जिस तरह अमेरिका में 52 स्टेट्स हैं, ठीक है, यानी कि 52 यूनिट्स हैं, पाकिस्तान में 4 यूनिट्स हैं, ठीक है, या 4 सूबे हैं। तो इसी तरह मतलब हर एक स्टेट जो है वो हर एक मतलब जो सूबा है उसके एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात अपने पास होते हैं, जबकि उसके एक अपना इकॉनमी के इख्तियारात, सिक्योरिटी के इख्तियारात, उसकी स्टेबिलिटी के इख्तियारात, ये तमाम के तमाम जो इम्पोर्टेंट इख्तियारात होते हैं या मतलब फॉरेन पॉलिसी के इख्तियारात ये होते हैं सेंटर के पास होते हैं, ठीक है, यानी कि फेडरेशन के पास। दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, राइट्स एंड ड्यूटीज़ इज़ डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेशन। और जो उस मुल्क का फेडरेशन के अंदर जो आइन होता है उसके अंदर तमाम की तमाम बातें इलेबोरेट की गई होती हैं कि सूबों को कौन से हकूक़ मिलेंगे, फेडरेशन के क्या हकूक़ होंगे, उनके फ़राइज़ क्या होंगे, उनकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, ठीक है, वो तमाम की तमाम बातें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बयान होती हैं। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो दो लोगों ने इसकी बहुत अच्छी डेफिनेशन की है। पहला है हैमिल्टन ने कहा है कि इट इज़ अ यूनियन ऑफ फ्यू स्टेट्स विच क्रिएट अ न्यू स्टेट। ये मतलब कुछ चंद स्टेट्स की एक यूनिट होती है जो आपस में मिलकर एक बड़ी स्टेट बना देते हैं, ठीक है, एक नई स्टेट बना लेते हैं। दूसरी डेफिनेशन की है मोंटेस्क्यू ने। मोंटेस्क्यू कहता है इट इज़ अ मेथड बाय विच आइडेंटिकल स्टेट्स यूनाइट टुगेदर एंड गेट द मेंबरशिप ऑफ द बिग स्टेट। तो इसमें ये कह रहा है कि जो यूनिटें आपस में आइडेंटिकली सेम होती हैं या मतलब रिलीजियसली तौर पर सेम होती हैं, ज़ुबान के हवाले से, एथनिकली, तो इन तमाम में से किसी एक के तौर पर अगर वो आपस में मिलती जुलती हैं तो वो क्या करती हैं, आपस में मिलकर यूनाइट होकर एक यानी कि आइडेंटिकल स्टेट बना लेती हैं और यूँ एक बहुत बड़ी स्टेट जो है वो उभर के सामने आ जाती है। अच्छा, अगर इसके फ़ीचर्स की बात करें फेडरल गवर्नमेंट की तो सबसे पहला इसका फ़ीचर है सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उससे सबसे बड़ी सुपरमेसी हासिल होती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में बात कह ली गई उस पर अमल दरामद करना यकीनी है और उसी के ऊपर ही अमल दरामद किया जाएगा, ठीक है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सुप्रीम और हॉनरेबल होता है किसी भी किस्म की फेडरल गवर्नमेंट के अंदर। नंबर 2 के ऊपर है डिवीजन ऑफ पावर्स। फेडरल गवर्नमेंट को जो फीचर अगला है वो है डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर से क्या मुराद है कि इसमें दो किस्म की गवर्नमेंट होती है, 2 काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट। पहली जो होती है
प्रोविंशियल गवर्नमेंट, दूसरी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले हमने बात कर चुकी है और दोनों की पावर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिवाइड हो चुकी होती हैं, ठीक है। नंबर 3 के ऊपर रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो नेशनल इंटरेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा रिजिड होता है, उसको अमेंड करने के लिए बहुत सा मुश्किल तरीन प्रोसीजर जो होता है वो रिक्वायर होता है। नंबर 4 के ऊपर है बाई कैमरल सिस्टम ऑफ लेजिस्लेचर। इसमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता है, यूनिक कैमरल लेजिस्लेचर नहीं होता, जबकि कुछ पार्लियामेंट्री सिस्टम में यूनिक कैमरल भी होता है, बाई कैमरल भी होता है। बाई कैमरल से मुराद ये है कि इसके 2 हाउसेज होते हैं, अपर हाउस को सेनेट कहते हैं, लोअर हाउस को लेजिस्लेचर कहते हैं। सेनेट जो होता है उसमें जो लोग होते हैं वो सूबों के लिहाज से आते हैं या यूनिट्स के लिहाज से आते हैं, जबकि लेजिस्लेचर के अंदर जो लोग होते हैं वो आते हैं उसके हिसाब से, आबादी के हिसाब से, या मतलब पीपल रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो ये निचले हाउस में होते हैं, ठीक है। और ऊपर अपर हाउस के जो होता है वो यानी कि एक सर्विलियंस के तौर पर या निगरानी करने वाला जो होता है उसको वो इख्तियार दिए जाते हैं, जबकि ज़्यादा इख्तियार जो है वो लेजिस्लेचर के पास होते हैं। अच्छा, अब अगली बात करते हैं इस टॉपिक से थोड़ा सा हट के, लेकिन इस टॉपिक का हिस्सा ही है कि किसी भी मुल्क में फ्लरिश करने के लिए डेमोक्रेसी की कामयाबी के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर होती हैं, मतलब इसेंशियल कंडीशंस ऐसी कौन कौन सी हैं जो चाहिए होती हैं किसी भी यानी कि डेमोक्रेसी को फ्लरिश करने के लिए किसी भी मुल्क में। सबसे पहला है एजुकेशन। एजुकेशन जो होती है मतलब इज़ द ग्रेटेस्ट डिफेक्ट इन द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। अगर वहाँ पर रहने वाले ज़्यादातर लोगों को, ख़ास तौर पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, उनको पता ही नहीं है कि हमारी यानी कि गवर्नमेंट काम कैसे करती है, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम वर्क कैसे करता है, एजुकेशन ही उनके पास नहीं है, लिटरेसी रेट ही इतना थोड़ा है, मतलब जब वो वोट डालते हैं तो उनको पता ही नहीं होता कि मतलब कौन हकीकतन कौन हकदार है, क्योंकि उनको पॉलिटिकल क्राइसिस का, पॉलिटिकल सिस्टम का, पॉलिटिकल पार्टीज़ के स्लोगन का, पॉलिटिकल एजेंडास का उनको पता ही नहीं होता एजुकेशन की कमी होने की वजह से। लिहाजा वहाँ पर क्या होता है कि लोग पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को ना समझते हुए अपने वोट को ज़ाया कर देते हैं। यूँ मतलब जो डेमोक्रेसी है वो कॉन्शियसली तौर पर वहाँ पर फ्लरिश नहीं कर पाती, और इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए यूनिवर्सल एजुकेशन को और यानी कि नॉलेज को जो है वो फ्लरिश करना चाहिए लोगों के अंदर, उनको बताना चाहिए कि क्या चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं और क्या चीज़ें इंप्रूव करनी चाहिए। नंबर 2 के ऊपर जो चीज़ रिक्वायर होती है डेमोक्रेसी की सक्सेस के लिए वो है या अलर्टनेस या विजिलेंस, मतलब दोनों एक ही लफ्ज़ हैं, विजिलेंस या अलर्टनेस। अलर्टनेस इसलिए यानी कि हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ब्राइस एक पॉलिटिकल यानी कि बंदा है, उसने कहा था कि इंडोलेंस एंड इंडिफरेंस ऑन द पार्ट ऑफ सिटीजन्स आर 2 एनिमी ऑफ डेमोक्रेसी। उसने कहा था कि एक किस्म की लेजीनेस या मतलब इल्म ना होना, अलर्टनेस ना होना, गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, या मतलब डेमोक्रेसी कैसे फ्लरिश हो रही है, इस चीज़ के बारे में अलर्टनेस ही नहीं है, इस चीज़ के बारे में इल्म ही नहीं है, तो ये दोनों चीज़ें जो है वो किसी भी स्टेट के अंदर डेमोक्रेसी को फ्लरिश करने के लिए बहुत बड़ी हर्डल साबित हो सकती हैं या 2 बहुत बड़ी दुश्मन होती हैं। अच्छा, उसके बाद वो ये कह रहा है कॉन्स्टेंट विजिलेंस इज़ द प्राइस ऑफ लिबर्टी। वो कह रहा है कि अगर आप हर वक्त अलर्ट रहते हैं डेमोक्रेसी के हवाले से या मतलब उस मुल्क में डेमोक्रेसी के फ्लरिश करने के हवाले से अगर आप विजिलेंस हैं, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है आपके अपने हकूक़ के लिए, आपकी अपनी लिबर्टी के लिए, ठीक है। और इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर विजिलेंस डेमोक्रेसी इज़ लाइबल टू बी परवर्टेड। वो कह रहे हैं कि मतलब विजिलेंस की गैर मौजूदगी के अंदर कोई भी जो स्टेट है वो सही तरह अलर्ट हो के काम नहीं कर सकती। नंबर 3 के ऊपर है इलेबोरेट सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अच्छा, वो ये कह रहा है पीपल डू नॉट पोजेसेस प्रॉपर नॉलेज रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। वो इसमें यानी कि ना तीसरे पॉइंट के अंदर वो ये कह रहा है कि लोगों को डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, ठीक है, यानी कि जो स्टेट के इंस्टीट्यूशन होते हैं या जो सरकारी इदारे होते हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होती है, कैसे रन करती है, कैसे पॉलिसियाँ बनती हैं, क्या ब्यूरोक्रेसी का रोल होता है, क्या मिनिस्टर का रोल होता है, कौन से मिनिस्टर किस डिपार्टमेंट के अंदर जा सकता है या जाता है, या उसकी पॉलिसियाँ कैसे बनती हैं, किसके आगे वो जवाबदेह होता है। लोगों को इस चीज़ का पता ही नहीं होता, और इस चीज़ का जब उन्हें पता ही नहीं होगा, आम लोगों को यानी कि जिनके पास इल्म की कमी होती है या मतलब जिनके पास एजुकेशन की कमी होती है, तो वो ज़ाहिरी सी बात है उनके अपने हकूक़ जो हैं वो ज़ाया हो जाएंगे, ठीक है। दिस डिफेक्ट कैन बी रिमूव्ड बाय एस्टेब्लिशिंग सिस्टम ऑफ सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन। इस चीज़ को भी हल किया जा सकता है कि अगर हम ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाएं जो सेल्फ गवर्निंग हो, ठीक है, जैसे म्यूनसिपल कमेटीज़ वगैरह हो गई या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स वगैरह हो गई, तो ये इस चीज़ के ऊपर भी काबू पाया जा सकता है। नंबर 4 के ऊपर है सिविक सेंस।
सिविक सेंस के से मुराद यह है कि सिटीज़न शुड टेक अ लिविंग एंड हेल्दी इंटरेस्ट इन द पब्लिक लाइफ ऑफ देयर कंट्री। सिविक सेंस जो है ये सिविक सेंस जो मतलब डेमोक्रेसी के फ्लरिश करने के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें वो ये कह रहा है कि लोगों को कॉन्शियसली सिटीज़न जो भी होता है किसी भी स्टेट का, उसको कॉन्शियसली तौर पर उस स्टेट के रिलेशंस के मुतालिक उससे पता होना चाहिए। पावर मे बी मिस यूज फॉर इग्नोरेबल पर्पज़ इन द एब्सेंस ऑफ ऑफ दीज virtues। अगर लोगों को पता नहीं होगा कि उनके स्टेट अफेयर्स कैसे चल रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि जो स्टेट को होल्ड करने वाले होंगे वो अपनी पावर का मिस यूज़ करेंगे। ठीक है, नंबर 5 के ऊपर है स्पिरिट ऑफ टॉलरेशन। डेमोक्रेसी को सक्सेस होने के लिए स्पिरिट ऑफ टॉलरेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसमें वो ये कह रहा है कि बाज़ औक़ात मतलब कंजर्वेटिव क्रिटिसिज्म भी होता है, ठीक है, बाज़ औक़ात हार्श वर्ड्स भी होते हैं, या हेल्दी डिस्कशन के लिए तमाम किस्म की जो टॉलरेशन होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, मतलब एक डेमोक्रेसी को फ्लरिश करने के लिए डिस्कशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है स्टेट्स की अफेयर्स के अंदर, और उन अफेयर्स के अंदर एक दूसरे की पॉलिसीज़ को टॉलरेट करना, एक दूसरे के ओपिनियंस को टॉलरेट करना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ठीक है, किसी भी किस्म की डिबेट और डिस्कशन के लिए। अच्छा, अगली बात करते हैं। अगली नंबर 5-6 के ऊपर वो ये कह रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच, एसोसिएशन एंड मीडिया। अच्छा, वो ये कह रहा है कि इंडिविजुअल लिबर्टी इज़ द कोर ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब एक इंडिविजुअली आज़ादी जो होती है, एक आम शहरी को आज़ादी जो है वो डेमोक्रेसी के फ्लरिश करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर उसको यानी कि ये तमाम हकूक़ ना दिए गए, उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और उसको फ्रीडम ऑफ मीडिया ना मिला, तो ज़ाहिर सी बात है उसकी जो पर्सनैलिटी है वो उस हवाले से ग्रो नहीं कर सकेगी जितना कि उसे डेमोक्रेसी को फ्लरिश करने के लिए ग्रो करना चाहिए। ठीक है, नंबर 7 के ऊपर है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कुछ राइटर ये कहते हैं कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि लोगों के जो हकूक़ हैं, मतलब जो सिविल राइट्स हैं या मतलब जो लिबर्टी राइट्स हैं सिटीज़न के, वो वाज़े तौर पर बयान किए जा सकें, या उस स्टेट को पता हो कि लोगों के कौन कौन से हकूक़ हैं जो हमारे ऊपर यानी कि फ़र्ज़ है कि हम उनके हकूक़ को अदा करें। लिहाजा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक डेमोक्रेसी को फ्लरिश करने के लिए और लोगों के इंडिविजुअल लिबर्टी को सेफ़ रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद वो ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मतलब पॉइंट उन्होंने लिखा हुआ है, वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी के सक्सेस होने के लिए रिमूवल ऑफ ग्रॉस इनइक्वालिटीज़ ऑफ वेल्थ। इसमें वो ये कह रहा है, वो यानी कि ना एक और भी बात कर रहा है, वो कह रहा है कि बहुत से स्कॉलर ये कहते हैं कि जब किसी स्टेट के अंदर बहुत से लोग वेल्दी होंगे या मतलब वेल्दी लोग कम होंगे या इनइक्वलिटी होगी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के अंदर, कि बहुत थोड़े से लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा और बहुत सारे लोग जो हैं वो गरीब होंगे, तो ज़ाहिर सी बात है कि वो जो थोड़े से लोग अमीर होंगे उनके पास, यानी कि जिन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के ऊपर होल्ड किया हुआ होगा या मतलब जिनके पास इकोनॉमी ज़्यादा होगी, तो ज़ाहिर सी बात है स्टेट के जो डिसीजन होंगे वो भी उनके डिसीजन के मुताबिक ही होंगे। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि पॉलिटिकल इक्वलिटी उस वक्त तक मुमकिन नहीं हो सकती जब तक इकोनॉमिक इक्वलिटी ना हो, यानी कि कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम उस वक्त तक फ्लोरिश नहीं हो सकता जब तक इकोनॉमी लिहाज से कंट्री के अंदर इक्वलिटी ना पाई जाती हो। ठीक है, कार्ल मार्क्स के यानी कि ओपिनियन के मुताबिक दैट वट एवर मे बी द एक्चुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, के मतलब किसी भी किस्म की गवर्नमेंट क्यों ना हो, द पॉलिटिकल पावर टेंड टू ग्रेविटेट टुवर्ड्स दोज हु वाइल्ड इकोनॉमिक पावर, कि पॉलिटिकल पावर हमेशा उन्हीं के हाथ में जाती है जिनके पास इकोनॉमिक पावर होती है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी को फ्लरिश करने के लिए ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो इनइक्वलिटी है उसको ख़त्म करके इक्वलिटी को लॉन्च किया जाए। अच्छा जी, अब बातें हैं वापस अपने असली टॉपिक के ऊपर, फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर। फेडरल गवर्नमेंट्स के मेरिट्स क्या हैं, मतलब इसके फ़वाइद क्या हैं। सबसे जो पहला फ़ायदा मेरिट्स का यानी कि फेडरल गवर्नमेंट का, वो है सूटेबल फॉर लार्ज स्टेट, कि जिस स्टेट का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है ये उसके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होती है। ठीक है, इस वाले यानी कि इसकी वजह यह है दिस सिस्टम इज़ सूटेबल फॉर कंट्री वेयर लिंग्विस्टिक, रिलीजियस, कल्चरल और रेशियल डिफरेंसेस आर फाउंड। वो ये कह रहा है कि ये फेडरल का सिस्टम, फेडरेशन सिस्टम उन कंट्रीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है जहाँ पर एथनिकली, रिलीजियसली, कल्चरली और लिंग्विस्टिकली लोग जो हैं वो आपस में डिवाइड हुए होते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जो फेडरेटिंग यूनिट्स होते हैं वो आपस में मिलकर और सेटिस्फैक्टरली अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है,
अगला जो फ़ायदा है फेडरल सिस्टम का वो है इकॉनमी ऑफ एक्सपेंडिचर्स। इकॉनमी ऑफ एक्सपेंडिचर में वो ये बात कर रहा है कि जब छोटी छोटी स्टेट्स आपस में मिलकर एक बड़ी स्टेट बना लेते हैं तो उनका अखराजात जो हैं वो कम हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर आप ये समझ लें कि पाकिस्तान के अंदर 4 फेडरेशन है, सॉरी मतलब पाकिस्तान के अंदर 4 यूनिट्स हैं या 4 सूबे हैं, और इन चारों के चारों सूबों का जो एम्बेसडर अमेरिका के अंदर रिप्रेजेंट करता है पाकिस्तान को, वो सिर्फ एक है। अब अगर ऐसा होता कि मतलब चारों के चारों सूबे अपना अपना जो मतलब एम्बेसडर है वो अमेरिका में भेजते, तो ज़ाहिरी सी बात है इनके अखराजात जो हैं वो बढ़ जाने थे, ठीक है। और उसका इनडायरेक्टली इफेक्ट आना था टैक्स के ऊपर, फिर टैक्स की जो कलेक्शन है वो ज़्यादा करनी पड़नी थी, ठीक है। सॉरी, लिहाजा ये चीज़ बहुत ज़्यादा यानी कि ना फ़ायदेमंद है उन छोटी स्टेट्स के लिए कि वो आपस में मिलकर अपने अखराजात को कम कर सकते हैं। अच्छा, अगला है स्ट्रॉन्ग स्टेट। स्ट्रॉन्ग स्टेट से मुराद ये है कि जो छोटी और वीक स्टेट होती हैं, ठीक है, यानी कि अब पाकिस्तान में 4 सूबे हैं, चारों में से अगर कोई वीक है, जिसकी पॉपुलेशन कम है, जिसके पास यानी कि इतना इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं है, तो मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो क्या करते हैं कि मतलब ये छोटी छोटी स्टेट्स आपस में मिल के तो एक दूसरे की हेल्प के साथ एक लार्ज स्टेट बना लेते हैं। वो जो बड़ी स्टेट होती है वो पावरफुल बन जाती है, ठीक है। लिहाजा ये फिर तमाम छोटी और जो वीक स्टेट्स होती हैं पहले इनको इग्नोर किया जा रहा होता है, इनकी लुक आफ्टर नहीं सही तरह की जा रही होती, तो जब ये आपस में यूनाइट हो जाते हैं तो आपस में यूनाइट होकर एक दूसरे को डिफेंड भी कर सकते हैं किसी भी किस्म के एक्सटर्नल एग्रेशन के साथ, यानी कि किसी भी किस्म के एक्सटर्नल एग्रेशन के अगेंस्ट एक दूसरे को डिफेंड कर सकते हैं, ठीक है। द स्मॉल स्टेट्स बिकम ए लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग फेडरेशन एंड पेव द वे फॉर द वर्ल्ड पीस। और लिहाजा यूँ मतलब जो छोटी छोटी स्टेट्स बड़ी स्टेट जब बन जाती हैं तो वर्ल्ड पीस को भी फ़रोग मिल जाता है, यानी कि उसको भी प्रमोट किया जाता है। नेक्स्ट है नेविगेशन ऑफ टायरानी। अ फेडरल गवर्नमेंट रूट्स आउट डिपोटिज्म, रेड एंड टायरानी। इसकी वजह ये होती है कि मतलब जो वो यहाँ पर ये बात कर रहा है कि जो फेडरल गवर्नमेंट होती है किसी भी किस्म की डिक्टेटरशिप वाले असूल को या टायरानी को या मतलब रेड टेपिज़म को, रिश्वत वगैरह को इन मामलात में काफ़ी हद तक कम होती है। इसकी वजह 2-3 वजह हैं। पहली वजह यह है कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन रिजेक्ट होता है, जो बातें कॉन्स्टिट्यूशन में आ गई हैं एक बार, अब उन पर अमल दरामद होना ही होना है, ठीक है। दूसरा नंबर है कि इसमें 2 गवर्नमेंट्स होती हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास अपने अख्तियारात होते हैं, फेडरल गवर्नमेंट के पास अपने अख्तियारात होते हैं, ठीक है। लिहाजा दोनों के पावर, फंक्शंस और स्कोप जो होता है दोनों गवर्नमेंट का स्पेसिफाई होता है, यानी कि किसने क्या करना है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहले ही लिखा हुआ होता है। लिहाजा यूँ नेविगेशन ऑफ यानी कि नेविगेशन ऑफ टायरानी जो है वो काफ़ी हद तक बदल जाता है और दोनों गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर काफ़ी हद तक स्ट्रिक्टली देखती रहती हैं, यानी कि फेडरल स्टेट को देखता है, स्टेट जो होती है सॉरी मतलब फेडरल सिस्टम प्रोविंशियल सिस्टम को यानी कि उसकी पॉलिसियों को देखता है और प्रोविंस जो होते हैं वो फेडरल की पॉलिसियों को देखते हैं। लिहाजा दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। और लास्ट में यानी कि वो ये बात कर रहा है इसी के अंदर ही कि जो एडिशनली तौर पर जो जुडिशरी होती है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। वो किसी भी किस्म का अगर वो फेडरल लेवल के ऊपर या प्रोविंशियल लेवल के ऊपर या मतलब उसके यूनिट्स का कोई भी जो कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा वो उसको बिल्कुल यानी कि बेशक वो लेजिस्लेचर से भी पास हो गया, फेडरेशन से भी पास हो गया, सेनेट से भी पास हो गया, लेकिन अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है तो जुडिशरी उसको आसानी से रिजेक्ट कर सकती है, ठीक है। लिहाजा ये तमाम इख्तियार डिवाइड होने की वजह से किसी भी किस्म की रेड टेपिज़म या डिक्टेटरशिप नहीं आ सकती। नंबर 5 के ऊपर है पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग। पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग में यानी कि वो ये बात कर रहे हैं प्रॉब्लम ऑफ लोकल नेचर और हैंडेड ओवर द लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। अब वो ये बात कर रहा है कि क्योंकि इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास अख्तियारात होते हैं, ठीक है, लिहाजा लोकल लेवल के ऊपर जो गवर्नमेंट होती है वो अपनी पॉलिसीज़ अपनी खुद पॉलिसी मुरतब कर सकती है, ठीक है। अब जब वो अपनी पॉलिसी खुद मुरतब कर सकती है तो वहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट के लोग होते हैं वो फिर अपनी गवर्नमेंट के अंदर इंटरेस्ट लेते हैं, उसकी पॉलिसियों के अंदर, उसकी पॉलिसी मेकिंग के अंदर। तो यूँ मतलब लोगों को पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। वो फिर मतलब स्टेट अफेयर्स के अंदर रोल काफ़ी अच्छा अदा करते हैं, पब्लिक ओपिनियन चेंज होती हैं, ठीक है। अच्छा, अगली नंबर 6 के ऊपर वो ये बात कर रहा है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एक्सपेरिमेंट्स। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एक्सपेरिमेंट वो ये बात कर रहा है कि क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव अख्तियारात जो होते हैं वो होते हैं या मतलब उसके पास प्रोविंसेस के पास एडमिनिस्ट्रेटिव अख्तियारात होते हैं, लिहाजा वो लॉ मेकिंग जो होता है वो लोकल लेवल तक अपनी लॉ मेकिंग
कर सकते हैं और यूँ वो किसी भी किस्म के लॉ को आसानी से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आया कि ये लॉ हमारे लोगों के लिए काम करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एक्सपेरिमेंट्स। अच्छा, आखिरी फ़ायदा जो होता है वो है वर्ल्ड स्टेट। वर्ल्ड स्टेट से मुराद ये है कि जब छोटी छोटी बहुत सारी यूनिट्स आपस में मिलकर एक बड़ी यूनिट बन जाती हैं तो वो जो यूनिट है पूरी दुनिया के अंदर एक रिप्रेजेंटेशन के तौर पर सामने आती है, यानी कि उतनी वक़्त उन छोटी स्टेट्स की नहीं होगी जितनी वो छोटी छोटी मिलकर एक बड़ी स्टेट का जब हिस्सा बन जाएंगी जितनी वक़्त उसकी होगी, ठीक है। यानी कि एक वर्ल्ड स्टेट जो है वो सामने आएगा और जो वर्ल्ड स्टेट होती है वो डेफिनेटली मतलब वर्ल्ड लेवल के ऊपर भी अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए अपनी पॉलिसियाँ जो है वो अच्छी बनाती है, ठीक है। अच्छा, इसके डीमेरिट्स क्या हैं, नुकसानात, डीमेरिट्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। सबसे पहला है कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम में इसमें वो ये बात कर रहा है चूँकि दो किस्म की गवर्नमेंट होती हैं, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब दोनों के साथ काफ़ी हद तक कॉम्प्लिकेशन होती हैं, ठीक है। देयर इज़ अ नीड ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सिस्टम फॉर सक्सेस ऑफ फेडरेशन। मतलब एक आम बंदे को समझने के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा मतलब उसको अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है पॉलिटिकल सिस्टम की। यानी कि अगर एक बंदा अनपढ़ है, इलिटरेट है या मतलब एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है तो वहाँ पर ये सिस्टम को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आएगी कि मतलब फेडरल गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ क्या हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की ड्यूटी क्या है, फेडरेशन काम कैसे करती है, पॉलिसियाँ कैसे मुरतब होती हैं, कौन कौन सी इसके ऑर्गन्स हैं, ठीक है। तो ये एक सिस्टम जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, ये इसका पहला डीमेरिट है। नंबर 2 के ऊपर जो इसका डीमेरिट है वो है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की एक तो वो तारीफ़ करता है लेकिन दूसरी तरफ वो इसको क्रिटिसाइज़ भी करता है। तारीफ़ वो इसलिए करता है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है जनरली इनइलास्टिक और रिजिड इसलिए होता है ताकि जो भी इम्पॉर्टेंट मैटर्स हैं उनको कोई भी छेड़खानी ना करे, ठीक है। यानी कि स्टेट के या प्रोविंसेस के अहम मामलात हैं उनके साथ कोई छेड़खानी ना करे। लेकिन दूसरी तरफ वो क्रिटिसिज्म इसके ऊपर इसलिए करता है क्योंकि ये रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, लिहाजा वक्त के साथ साथ जो तब्दीलियाँ आती हैं दुनियादारी के अंदर या मतलब मामलात के अंदर या पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जो तब्दीलियाँ आती हैं या ग्लोबली लेवल के तौर पर, तो उनको मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए काफ़ी हद तक मुश्किलात पैदा होती हैं स्टेट को यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब अमेंड करने के लिए। लिहाजा जब रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो लैक ऑफ अडेप्टेबिलिटी होगी, ठीक है, स्टैटिक और कंजर्वेटिव नेचर का जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन सामने आएगा, ठीक है। अच्छा, अगली वो बात कर रहा है इसके मतलब डीमेरिट्स के अंदर, वो है डेंजर्स ऑफ सेपरेशन। वो कह रहा है कि मतलब एक ख़तरा इसमें सबसे बड़ा यानी कि ये भी है कि यूनिट्स के पास जब अपने अख्तियारात होंगे और फेडरल के पास अपने अख्तियारात होंगे तो दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स आएगा, ठीक है। जो पॉलिसियाँ फेडरेशन चाहता है उसको प्रोविंसेस रिजेक्ट कर देंगे, जो पॉलिसियाँ प्रोविंसेस चाहते हैं उसको फेडरल सिस्टम जो है वो रिजेक्ट कर देगा। लिहाजा डिसइंटीग्रेशन का, लोगों का आपस में अख्तलाफात या स्टेट्स का आपस में अख्तलाफात जो है वो बहुत हद तक बढ़ जाता है, ठीक है। और वो एक दूसरे को मतलब फेडरेशन के सिस्टम के अंदर वो एक दूसरे के ओपिनियन की कदर नहीं करते, इनटॉलरेंस इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है। अच्छा, अगली बात वो कर रहा है जिसके यानी कि ना डीमेरिट्स के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंडिचर्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंडिचर्स में वो इसलिए बात कर रहा है, वो कह रहा है चूँकि बहुत सारी स्टेट जो हैं वो आपस में मिल जाती हैं, ठीक है, और एक बड़ी स्टेट बन जाती है। और बड़ी स्टेट बनने के साथ साथ दो किस्म की गवर्नमेंट्स भी बन जाती हैं, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट अलहदा और प्रोविंशियल गवर्नमेंट अलहदा। फॉर एग्जांपल वो आगे उसने बात की है, इफ़ अमेरिका हैड बीन ऑन यूनिटरी गवर्नमेंट, ठीक है। अब अमेरिका के पास अगर यूनिटरी गवर्नमेंट होती लेकिन अभी उसके पास बाई गवर्नमेंट है, अगर उसके पास यूनिटरी गवर्नमेंट होती तो ज़ाहिरी सी बात है उसको सिर्फ एक लेजिस्लेचर के ऊपर अख्तियार यानी कि अखराजात करने पड़ने थे। अब क्या होता है कि उसके अमेरिका की यानी कि ना 52 स्टेट्स हैं, ठीक है, उसके फेडरेशन की, लिहाजा उसको कम से कम 52 ही लेजिस्लेचर भी चाहिए, ठीक है, मतलब 52 ही उसको चाहिए, उसका क्या नाम है, यूनिट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स भी चाहिए, ठीक है। और यूँ मतलब अखराजात जो हैं वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाते हैं। साथ ही साथ जो एक्सपेरिमेंट है, जुडिशरी के एक्सपेरिमेंट अलग से होते हैं जो मतलब फेडरल लेवल के ऊपर भी होगी और प्रोविंशियल लेवल के ऊपर भी होगी। साथ ही साथ जो है वो मतलब एग्जैक्टिव की यानी कि अख्तियारात और एग्जैक्टिव के अखराजात जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो ये
तमाम मामलात के अंदर जो एक्सपेंडिचर हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। लिहाजा अगर एक्सपेंडिचर इतने ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे तो ज़ाहिर सी बात है जो टैक्स कलेक्शन है वो तकरीबन डबल हो जाएगी, ठीक है, जो शहरियों के जेबों के ऊपर भारी होगा। अच्छा, आगे चलते हैं। वीक गवर्नमेंट इसलिए है, इन फेडरेशन द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ लिमिटेड पावर ड्यू टू इट द डिवीजन ऑफ पावर। चूँकि मतलब पावर की डिवीज़न हुई होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अख्तियारात जो हैं वो काफ़ी हद तक कम होते हैं। सबसे पहला यानी कि वो ये बात कर रहा है वीक गवर्नमेंट के हवाले से, द गवर्नमेंट इंटरनली कैन नॉट अडॉप्ट कोजेंट पॉलिसी, कि मतलब इंटरनली तौर पर गवर्नमेंट कभी भी एक पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं करवा सकती। यानी कि जो सेंटर है अगर वो किसी एक पॉलिसी को अपने मुल्क के अंदर अडॉप्ट करवाना चाहे तो वो नहीं करवा सकता, ठीक है, क्योंकि लोग जो हैं वो उनके आपस में मतलब काफ़ी हद तक अख्तलाफात वगैरह होंगे, या मतलब फेडरेशन के जो यूनिट्स हैं उनमें काफ़ी अख्तलाफात होंगे। दूसरी जो वजह है, समटाइम्स कॉन्ट्राडिक्टरी लॉज रिलेटिंग टू फेडरेटिव यूनिट्स। बाज़ औक़ात कुछ ऐसे लॉज पैदा हो जाते हैं या मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी लॉज आ जाते हैं जो फेडरेशन यूनिट्स के ख़िलाफ़ होते हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान के सेंटर ने कोई लॉ बनाया, ठीक है, अब वो जो लॉ है पंजाब के लिए तो सूटेबल है लेकिन सिंध के लिए सूटेबल नहीं होगा, KPK के लिए सूटेबल नहीं होगा, या बलूचिस्तान के लिए सूटेबल नहीं होगा, तो लिहाजा यूँ भी आपस में अख्तलाफात जो हैं वो इंक्रीज़ होते हैं। नंबर 3 के ऊपर, एक्सटर्नल लेवल के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो कोई भी स्टेबल पॉलिसी लॉन्च नहीं कर पाती, ठीक है, क्योंकि हर फेडरेशन का जो यूनिट होता है उसकी एक्सटर्नली तौर पर अपने जज्बात होते हैं, ख्यालात होते हैं, तो लिहाजा एक्सटर्नली तौर पर फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से गवर्नमेंट जो है वो मतलब बेबस होती है कि मतलब वो कैसे अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करे या करवाए। अच्छा, अगले यानी कि ना सेकंड लास्ट में वो ये बात कर रहे हैं इसके डीमेरिट की, वो है कन्फ्यूजन एंड चॉइस। इसमें वो ये बात कर रहा है कि एक तरफ तो ये स्लोगन इस यानी कि फेडरल गवर्नमेंट में 2 किस्म के स्लोगन लगाए जाते हैं। एक तरफ ये स्लोगन लगाया जाता है कि फेडरेशन को मजबूत किया जाए या मतलब सेंटर को मजबूत किया जाए, दूसरी तरफ ये नारा लगाया जाता है कि सूबों को इख्तियारात दिए जाएँ। अब वो ये कह रहा है कि मतलब इसमें काफ़ी हद तक कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है या मतलब चॉइस पैदा हो जाता है कि लोग किस तरफ जाएँ, मतलब सेंटर को मजबूत होना चाहिए या फेडरेशन को इख्तियारात यानी कि मतलब उसके प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। तो लिहाजा यूँ जो है वो कन्फ्यूजन और डिस्टर्बेंस जो है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाती है और आखिरकार जो फेडरल सिस्टम होता है वो मुनाफ़क़त की शक्ल अख्तियार कर लेता है, ठीक है। अच्छा, लास्ट में वो ये बात कर रहा है डिक्टेटोरियल एटीट्यूड ऑफ जुडिशरी का यानी कि ना डिक्टेटरशिप का इसमें रोल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो जुडिशरी होती है फेडरल लेवल और प्रोविंसेस लेवल के ऊपर जुडिशरी जो है वो बनाई जाती है। जुडिशरी जो होती है वो एक रखवाली होती है या मतलब गार्डियन होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। अब कोई भी पॉलिसी जो है वो लेजिस्लेचर से मंजूर हो गई, सेनेट से मंजूर हो गई, एग्जेक्टिव ने उसको मंजूर कर लिया मतलब अमेंडमेंट के लिए, लेकिन आखिर में जो जुडिशरी है उसके पास ये अख्तियार होगा कि वो चाहे उसको रिजेक्ट कर दे, चाहे उसको मतलब इम्प्लीमेंट करवा दे। तो लिहाजा ये जो अख्तियारात हैं ये अपना जुडिशरी के पास काफ़ी ज़्यादा होते हैं और जुडिशरी आसानी से जिस कानून को चाहे पास कर देती है, जिसको चाहे उसको रिजेक्ट कर देती है, ठीक है। तो यूँ हम कह सकते हैं कि अपना फेडरेशन सिस्टम के अंदर जुडिशरी जो होती है वो डिक्टेटर का रोल अदा करती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड। अस्सलाम वालेकुम।